नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 69,000 का जो रिजल्ट है वो आज आ गया है ना। बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। तो अब है ना, अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोगों की बारी है, इसीलिए सीरियसली आपको करना तैयारी है। तो तैयारी सीरियसली करना है, क्योंकि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो तुरंत आप सीटेट निकाल लीजिए अपना, ठीक है ना। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप है ना एलिजिबल हो जाएंगे पीआरटी के लिए। चूँकि 69,000 का रिज़ल्ट आ गया है तो वैकेंसी भी है ना जल्दी आएंगी। तो इसीलिए आप किसी भी मोड पर जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना, किसी भी मोड पर किसी भी स्टेप में आपको कमज़ोर नहीं होना है, ठीक है ना। हर हाल में आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है और हर हाल में आपको निकालना है इस बार सीटेट का, ठीक है। चलिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि है ना इस टाइम में भी आपको क्लास देने का और अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। इस समय आपको हम जो है लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ समस्या है, लेकिन जल्दी हम आपसे जब हम आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे पेडागोजी के, मैथ्स पेडागोजी के, ठीक है ना, तो मैं लाइव ही सॉल्व कराऊंगा। बस 1-2 दिन की बात है। लेकिन अभी जो हमारी थ्योरी का पोर्शन है वो आप है ना वो आप रिकॉर्डिंग के तहत ही सॉल्व कर लीजिए। चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक अच्छी परीक्षा के गुणों की चर्चा यहाँ हो पा रही है ना। कई बार यहाँ से सवाल बना है आपके पेपर में। तो आप देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित गुण होने चाहिए। विश्वसनीयता, यानी एक परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना। विश्वास किया जा सके यानी उस सिलेबस के अंतर्गत जो मटेरियल हो, है ना, वो वैध हो, वो बच्चों के दैनिक जीवन में उसका प्रयोग हो, यानी उसका व्यवहारिक स्वरूप हो अपना, है ना। इसलिए उसका विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी उसकी होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो सीखे, है ना, उसका आने वाले समय में वो प्रयोग भी कर पाए, है ना। इसी प्रकार से जो आपका पाठ्यक्रम यानी जो अच्छी परीक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए उनकी। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, है ना। बिल्कुल, ये आपको तो पहले से बताया गया है और आप जानते हैं इसके प्रकार से कि हमारा जो अच्छी परीक्षा का गुण क्या है? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए। मतलब बच्चे से जब प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्न के लिए उसको ऑप्शन भी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि बच्चे को प्रश्न का उत्तर देने में क्या हो? सहजता हो, है ना। बिल्कुल। कठिनाई स्तर, अब जिस लेवल का एग्ज़ाम हो कठिनाई भी उसी स्तर की होनी चाहिए, है ना। अब मान लो फर्स्ट क्लास के बच्चे का आप पेपर ले रहे हैं, तो पेपर का कठिनाई स्तर फर्स्ट क्लास लेवल का होना चाहिए। अब ये नहीं कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को 5th स्टैंडर्ड का आप डिफ़िकल्टी लेवल दे दोगे तो वो परेशान हो जाएगा। दूसरी बात है, बहुत अधिक सरलता भी नहीं होनी चाहिए। कठिनाई का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम बहुत सरल हो, बिल्कुल भी नहीं। कठिनाई और सरलता दोनों में सामंजस्य होना चाहिए और बच्चे के लेवल के हिसाब से, है ना, परीक्षा में सवाल पूछे जाएं। व्यापकता, बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ व्यापकता होनी चाहिए। इन जो सवाल और जो परीक्षा में जो सवाल पूछे जाए उनका व्यापक प्रभाव हो, वो किसी दायरे में बंद ना हो, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो आप क्षेत्रफल की बात करते हो, है ना, तो बच्चे को क्षेत्रफल आपको इस तरह से पढ़ाना सिखाना है ताकि वो सिर्फ आयत और वर्ग का क्षेत्रफल ना सीख पाए। उसको ये भी पता हो कि मेरा घर है ना,
इस मेरे घर का क्षेत्रफल कितना है, मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर का क्षेत्रफल कितना है, मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश का क्षेत्रफल कितना है, या नहीं मैं जानता हूँ क्षेत्रफल कितना है, तो मैं इस क्षेत्रफल को क्या मेजर कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं व्यापकता। यानी सवाल जो हैं वो सवाल का जो प्रभाव है ना, जो बोध है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो व्यापक होना चाहिए। व्यापकता हो गई। अगला पॉइंट आ जाते हैं भाई, ये मैंने सीख लिया, ये मैंने सीख लिया, कठिनाई इस तरह होगी, व्यापकता हो गई, है ना। सजता यहाँ पर प्रयोग है, अनुप्रयोग इसको कहते हैं ना। यूजिबिलिटी क्या है इसकी, यूजिबिलिटी क्या है, यानी जो बच्चे से सवाल पूछे गए उसके एग्जाम में, जो परीक्षा है उसका उसके दैनिक जीवन से क्या संबंध है ना, उसका उसके बच्चे के व्यवहारिक जीवन में क्या संबंध है ना। तो इसीलिए जो परीक्षा है, परीक्षा में उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया जाए ताकि आने वाले समय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बच्चे के दैनिक जीवन से वो सारी चीज़ें संबंधित हों। वैधता, बिल्कुल वैधता, यानी जो सवाल पूछे गए हैं वो वैध हैं क्या, है ना। अगर बच्चे से कोई कहानी भी, अगर आप बच्चे को कोई कहानी भी देते हो, कहानी के माध्यम से भी कोई सवाल पूछते हो, तो वो कहानी का जो प्रभाव है ना वो वैध होना चाहिए, है ना। वो कहीं ना कहीं समाज में, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन से, है ना, वैध रूप में संबंधित होना चाहिए, वैध रूप में संबंधित होना चाहिए। विभेदीकरण क्या है। अब विभेदीकरण का मतलब यहाँ पर होना चाहिए जो प्रश्नों की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, बच्चा जब उन प्रश्नों को पढ़े और समझे, जब उत्तर दे, तो उसमें विभेद करने की, यानी भेद या विभेद करने की क्षमता भी डेवलप हो, ठीक है ना, ताकि बच्चा ये समझ पाए, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है ना, गलत के लिए कौन सा पक्ष है, सही के लिए क्या पक्ष है, और अलग अलग चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। शिक्षण की समस्याएं। अभी तो अब यहाँ पर थोड़ा परीक्षाओं की बात हुई थी, अब मैं शिक्षण की समस्याओं की थोड़ा सा बात करते हैं। क्या है गणित शिक्षण की समस्याएं, क्या क्या हैं। गणित शिक्षण की समस्याएं, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमज़ोर होना, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, है ना, वो क्या है। शायद आप इसीलिए गणित शिक्षण सीख रहे हैं कि आप प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमज़ोर होना, जब प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों की गणित की जो नींव है वो कमज़ोर हो जाती है, वो ये नींव धीरे धीरे और कमज़ोर होती जाती है, और आने वाले समय में बच्चे, है ना, आने वाले क्लास के भार को संभाल नहीं पाते हैं और गणित उनके लिए बोरिंग हो जाती है ना। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमज़ोर होना। अब आगे देखो, शिक्षक का व्यवहार, बिल्कुल। तो पहले चीज़ से आपने क्या सीखा, शिक्षक समझिए प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमज़ोर होना। तो आप जब भी बच्चों को गणित पढ़ाएंगे, है ना, तो उनकी नींव को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन समस्या क्या है, नींव। दूसरा, शिक्षक का व्यवहार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है ना, अगर टीचर का व्यवहार बच्चों के प्रति सकारात्मक, सिखाने वाला नहीं है ना, तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि बच्चे गणित को गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे, दैनिक जीवन के माध्यम से। जब टीचर उनको संबंधित करके चीज़ों को बताएगा, सिखाएगा, तभी वो सीख पाएंगे। और अगर टीचर इस अपने काम में थोड़ा भी शिथिल हो गया, है ना, थोड़ा भी उसने आलस किया, तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी 100% सहभागिता होनी चाहिए, है ना। इसलिए शिक्षक का व्यवहार बहुत ज़रूरी है। ये शिक्षण की समस्या है। गणित शिक्षण का समय एवं अवधि, बिल्कुल। गणित शिक्षण में जो है समय यानी अवधि जो होती है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि सिखाने और समझाने में समय लगता है
है ना। ये टीचर और बच्चों दोनों के लिए ज़रूरी है। बच्चे और टीचर अगर इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना, तो वो फिर सीख नहीं पाते हैं। छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अगर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है ना, तब भी गणित वो नहीं सीख पाएगा। क्योंकि शारीरिक मानसिक रूप से मतलब ये है, क्योंकि जब भी बच्चा गणित सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसका मन और मस्तिष्क, यानी मन और मस्तिष्क जो होगा ना, वो तर्क रूप में काम करेगा। और अगर वो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं तार्किक रूप से सोचने और समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये भी एक समस्या है। अध्यापक का विषय के प्रति सही ज्ञान ना होना, है ना। बहुत सारे टीचर हैं, है ना, मजबूरी बस मैथमेटिक्स पढ़ाने लगते हैं, या उनको लगता है मैं गणित पढ़ा सकता हूँ। तो गणित को पहले आप फील करो, पहले टीचर को गणित फील करना चाहिए, खुद उन चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, है ना। फिर अगर उनको लगता है कि हम गणित पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ाना नहीं उनको सिखाना है। कोई हिंदी की पोएम नहीं है, सिर्फ पढ़ा दिया आपने, किसी को अच्छा लगा तो पढ़ लिया, किसी को अच्छा लगा सुन लिया, किसी को अच्छा लगा तो नहीं सुना, नहीं अच्छा लगा नहीं सुना, है ना। तो अध्यापक का विषय के सही ज्ञान ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी तथा लापरवाही, बहुत सारे शिक्षक ये मानते हैं कि चूँकि मैं टीचर हूँ, मुझे मैथमेटिक्स आती, मुझे तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, मैं जाऊँगा क्लास में पढ़ा दूँगा। लेकिन हर एक क्लास के बच्चे मानसिक रूप से, है ना, अलग अलग क्षमताओं वाले, अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए आपको प्रत्येक बच्चों के लिए, है ना, प्रत्येक क्लास की बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी यदि आपको उन्हें सिखाना है ना। तो सिर्फ आप अपने ज्ञान के आधार पर ये नहीं सोच सकते हो कि मैं सिखा दूंगा। आपको हर एक बच्चे के लिए क्लास में, हर एक क्लास के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी जो है ना, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग उनको सिखाना पड़ेगा। अपरिष्कृत मूल्यांकन, अब अपरिष्कृत मूल्यांकन क्या है, अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। हमारे यहाँ की जो मूल्यांकन पद्धति है वो मुख्यतः रटी रटाई पद्धतियों, सूत्रों, नियमों पर आधारित है ना। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ आगे। पाठ्यक्रम की संरचना, हमारा पाठ्यक्रम काफ़ी हद तक, है ना, जो है ना वो विस्तृत है, या उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन से व्यवहारिक रूप में संबंधित नहीं, व्यवहारिक जीवन से संबंधित नहीं है, तो इनकी भी बात करेंगे हम। तो पाठ्यक्रम की जो संरचना होती, पाठ्यक्रम अभी हमने सीखा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, है ना, पाठ्यक्रम पे हमने पूरी बात देखी। तो हमारे यहाँ की जो पाठ्यक्रम है वो भी बड़ी समस्या है। उचित दृष्टिकोण, टीचर का बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, और टीचर का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि ताकि उसको ये मानना चाहिए कि हर बच्चा है, प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है ना। इसीलिए बच्चा कितना भी गणित में कमज़ोर हो, तार्किक रूप से सोचने में कमज़ोर हो, लेकिन टीचर को सकारात्मक रूप से उस बच्चे का ध्यान देना चाहिए और उसकी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला, आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी। हाँ, हम कहते हैं विज्ञान का युग है ना, कंप्यूटर का युग है, लेकिन बहुत सारे टीचर अभी अधिकांश टीचर, है ना, अपनी गणितीय शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चों को सिखाने में, बच्चों को समझाने में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी है। जो आधुनिक तरीके से अगर बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए तो आसान हो सकता है, बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये भी चीज़ है। अब आइए, जो हमने बात की थी निराशाजनक पाठ्यक्रम क्या है वो देख लो थोड़ा सा। गणित की पाठ्यचर्या ज़्यादा जोर विधियों और सूत्रों को ज्ञान को देती है ना। हमारे वहाँ रटा रटाया है, और हम ये भी आशा करते हैं कि अगर कोई प्रमेय या कोई थ्योरम है, जैसे जैसे थ्योरम समझाई मैंने, आप बच्चे से भी आशा करते हैं कि बच्चा भी स्टेप बाय स्टेप वैसे ही हमें समझाए। कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चों को अवधारणा समझ में आ गई, बच्चा किसी भी प्रकार से
बताने की कोशिश करेगा, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे और उस तरीके से मूल्यांकन करेंगे। आगे क्या है भाई, क्योंकि कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या उधार लिए गए तथ्यों के भंडार की तरह है। बिल्कुल, अब कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जब तक आप उनकी नींव नहीं मजबूत करेंगे, है ना, जब तक उनकी आप नींव नहीं मजबूत करेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, तब तक इस पाठ्यचर्या का कोई मतलब नहीं है। लगनशील बालकों के लिए पाठ्यचर्या तथ्यात्मक गहराई एवं चुनौतियों को प्रदान नहीं करती, जिससे उनकी योग्यता सीमित रह जाती है। बिल्कुल, इसलिए हमने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझाया था आपको, और फिर बता रहा हूँ कि पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक के लिए। इससे समझिएगा ध्यान से मेरी बात, पाठ्यक्रम से सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर विद्यार्थियों का ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो प्रतिभा संपन्न जो बालक होते हैं, उनकी भी क्षमता सीमित रह जाती है, यानी उनकी भी क्षमता, योग्यता प्रभावित होती है। अपरिष्कृत मूल्यांकन क्या है? गणित में विधियों एवं सूत्रों का प्रभुत्व रहता है, और यह मूल्यांकन व निर्धारण की प्रकृति में के कारण है। क्या है? गणित में विधियों एवं सूत्रों का प्रभुत्व है। आप जानते हो है ना, गणित में बहुत सारे नियम और बहुत सारे सूत्र हैं, तो हम क्या सूत्रों नियमों के ही अंतर्गत बच्चों को सॉल्व करेंगे? अगर बच्चे नियम और सूत्रों के सहारे नहीं, बल्कि एक साधारण अवधारणा के सारे सवाल को हल करते हैं, है ना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उस थ्योरम, उस नियम को ना फॉलो करें, तो हम बच्चों को मूल्यांकन नेगेटिव अर्थ में करते हैं। अब आ गया ये मूल्यांकन बच्चे के गणितीय विधि का ज्ञान तथा तथ्यों सूत्रों को याद करने की क्षमता को जानने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, हम कई बार सोचते हैं कि कई बार तो परीक्षा में सवाल ही सूत्र पर आधारित बनाए जाते हैं कि ये सवाल सूत्र के लिए, अगर बच्चे को सूत्र याद होगा, अगर बच्चे ने सूत्र रटा होगा अगर बच्चे ने सूत्र रटा होगा तो बच्चा सवाल कर लेगा, नहीं रटा होगा तो नहीं सवाल कर पाएगा। तो ये इसी को कहते हैं अपरिष्कृत मूल्यांकन। शिक्षक की पर्याप्त तैयारी के बारे में हमने आपको बताया था, थोड़ा और यहाँ पर देख लो। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्यापन विद्या शिक्षक की स्वयं की गणितीय गतिविधियों को सुस्त बना देती है। कई बार टीचर ये सोचता है ना कि मैं टीचर हूँ, मैंने इतनी सारी गणित पढ़ रखी है, मुझे इतना अनुभव है, जब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा तो मेरे सामने बुक होगी, बुक ले करके वो जाता है, 5th क्लास की बुक है, 5th क्लास की बुक उठाता है, बच्चों को पढ़ाना। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर आपको गणित पढ़ानी है और सिखानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों के सहारे नहीं, किताब से आप संदर्भ लेंगे, लेकिन उसके पढ़ाने, समझाने और सिखाने का जो तरीका होगा वो आपका खुद का स्वयं होगा। जिस चीज़ को आप प्रैक्टिकली आभास करते हो, उसी चीज़ को आपको बच्चों को बताना और सिखाना है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ से। शिक्षक की अपराधकारी बच्चों को महत्वपूर्ण अभिप्रेरण और प्रोत्साहन से वंचित कर देती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल रटाया है ना, आप चेयर पर बैठे हुए बच्चों से कह रहे हो बेटा पहाड़ा रटो, गिनती रटो, अभ्यास नंबर 1 करो, अभ्यास नंबर 2 करो, है ना, रीना खड़ी हो जाओ, पहाड़ा सुनाओ, गिनती सुनो बच्चों से, है ना। 2 सवाल बता दिया, 1 सवाल बता दिया, फिर बच्चों से कहा बाकी बेटा आप करके लाओ। तो ये सब क्या है? इससे बच्चों को प्रोत्साहन थोड़ा मिलता है। बच्चों को लगता है ना कि गणित हमारे बस की बात नहीं, गणित मैं नहीं सीखता हूँ, ये तो कुछ ही बच्चों की बस की बात है। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। शिक्षक चाहेगा तो सबको पढ़ा सकता है, सब सीख सकते हैं। अगर शिक्षक नहीं चाहेगा, है ना, तो समस्या है ना। मैं जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आंधी बहुत तेज़ चल रही है ना, बाहर हूँ मैं, इसलिए आपको थोड़ा सा आवाज़ सनसनाहट की लग रही होगी। ठीक है, तो ये आंधी बहुत लगभग तेज़ आ गई, लेकिन ये वीडियो मुझे कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। ठीक है, चलो
आंधी भी आती रहेगी, पेडागोजी भी होती रहेगी। इसलिए बादल की गड़गड़ाहट भी आप सुन रहे होंगे। अब मौसम बहुत ख़राब है, हम इस नीले गगन के तले आपको जो है पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। ये सारी वीडियो मैंने खुले आसमान के तले बनाई हैं, है ना। यहाँ थोड़ा नेटवर्क रहता है और मैं तुरंत अपलोड भी कर देता हूँ, ठीक है भाई। चलो आ जाओ आगे। व्यवस्थागत समस्याएँ। गणित शिक्षकों को कोष्ठीकरण अर्थात विभिन्न स्तर के गणित शिक्षकों में संवाद की कमी है। बिल्कुल, जितना ज़्यादा बच्चों से संवाद करोगे, आपस में संवाद करोगे ना, उतना ज़्यादा जो शिक्षण होगा वो ना प्रभावी होगा। अगला, गणित शिक्षा के आकार का ऊंचा और तत्वाकार होना। बिल्कुल, अब यहाँ का आकार का ऊंचा मतलब समझते हैं ना, तत्वाकार समझते हो ना। तत्वाकार का मतलब होता है जैसे त्रिभुज खींचते हो भाई, ये इस तरीके से, ये इस तरीके की, ये धीरे धीरे यहाँ से तत्वाकार होता जाता है, तत्वाकार हो जाता है ना। तो इसी को कहते हैं गणित शिक्षा के आकार का ऊंचा और तत्वाकार होना है। अब इसको ऐसा होना चाहिए, इसका प्रभाव ऐसा होना चाहिए था, है ना। जैसे कोई कहानियाँ पढ़ते हो तो जब कहानी स्टार्ट करते हो और ख़त्म करते हो तो प्रभाव बराबर रहता है, अगर इंटरेस्टिंग कहानी है तो। गणित में क्या होता है, अगर आपको न्यू कमज़ोर शुरुआत की गई, धीरे धीरे प्रभाव इसका कम होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है गणित शिक्षा के आकार का ऊंचा तत्वाकार होता है ना। अधिगम योजनाओं का लिंग संबंधी धारणाओं से ओतप्रोत है ना। कई लोग, कई टीचर, कई महानुभाव ये भी सोचते हैं ना कि भाई गर्ल्स गणित नहीं सीख सकती हैं, बॉयज़ सीख सकते हैं। कई बार हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, है ना, लिंग संबंधी जो ये अभिशाप है, जो ये अभिशाप रूपी जो अवधारणा है, इसके कारण बहुत सारे बच्चों का बहुत अधिक नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये समस्याएं हैं, आप समझ रहे हैं, समस्याएं हैं। आज हम मूल्यांकन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आंधी और पानी आ गया है, फिर भी हम थोड़ा सा एक पेड़ के छांव में, भाई आपको क्लास आज हमारी पूरी करनी है, ये है ना। और चलिए, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जो हमारा है, इवैल्यूएशन जो है, मूल्यांकन हम पढ़ने जा रहे हैं। मूल्यांकन, अब क्या है यहाँ पर देखो, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, और शैक्षिक मूल्यांकन भी शैक्षिक उद्देश्य, है ना, का ही एक भाग है। शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। प्राप्ति की सीमा तक हुई अर्थात अध्यापक यह देखना चाहता है कि उसके विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है, उनकी रुचि तथा व्यवहार में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है ना। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि बच्चों को जो अभी तक हमने सिखाया है, उस ज्ञान से उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया है। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो अधिगम नहीं हुआ, है ना। उनका गणित के प्रति अभिरुचि कितनी है, यानी गणित के प्रति उनका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, यानी तार्किक रूप से कितना मजबूत हुए हैं, है ना। उनके बुद्धि के स्तर में, तार्किक रूप से सोचने के तरीके में कितनी वृद्धि हुई है, आदि, यह सब मिलाकर है मूल्यांकन की एक प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है। इस प्रकार शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसमें अध्यापक एक छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है। समझ रहे हैं, शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया जाता है, ये सारी बातें। अभी मूल्यांकन हमने सीखा, मूल्यांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं। आज की क्लास बिल्कुल जैसे पहले गुरुकुल प्रथा में क्या होती थी कि टीचर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाता था, आज भी वैसा ही दृश्य है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एक पेड़ के नीचे बढ़िया बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आंधी भी बहुत तेज़ चल रहा है, धीरे धीरे
बारिश की बूंदें भी हैं, है ना, लेकिन ये क्लास पूरी करनी है मुझे। चलो आ जाओ। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। बिल्कुल, पहला क्या है? परीक्षा प्रणाली। अगर परीक्षा का सिस्टम, एग्ज़ाम का सिस्टम ही सही नहीं होगा तो फिर मूल्यांकन कैसे हो पाएगा? और सारी बातें आपको मैं एक तरफ से समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। मूल्यांकन क्या है ना, पाठ्यक्रम क्या है। दूसरा, निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना। बिल्कुल, बच्चों को निर्देश देना या परामर्श लेना, है ना। तो ये सिर्फ बच्चे और टीचर के मध्य नहीं, बच्चे, स्कूल के मैनेजमेंट, यानी जिस प्रकार से जिस माध्यमों से, है ना, शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है और शैक्षणिक उद्देश्य को महत्वपूर्ण बनाया जाता है, वो सारे उद्देश्य यहाँ पर मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। अध्यापकों की कार्य कुशलता एवं सफलता का मापन करना। बिल्कुल, एक टीचर, है ना, एक टीचर का एक साल के बाद या 2 साल के बाद जैसा भी हो सिस्टम हो, है ना, उनके व्यवहार का, उनके ज्ञान का, उनकी कार्यकुशलता का, है ना, मापन करना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। बालक जब कोई ज्ञान अर्जित करेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना निश्चित है ना। तो बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करना। बिल्कुल, बालकों की दुर्बलता तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता करना। बालक की समस्या क्या है ना, बालक का कमज़ोर पक्ष क्या है, बालक का मजबूत पक्ष क्या है, इन सारी चीज़ों का, है ना, सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ों में सामंजस्य। सकारात्मक चीज़ है, अच्छी बात है, नकारात्मक चीज़ उसको दूर करके वहाँ पर हम सकारात्मक व्यवस्था को स्थापित करेंगे। नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना। बिल्कुल, नवीनतम यानी आधुनिक, प्रभावी, है ना, गतिविधियों के माध्यम से सिखाना, खेल भावना के माध्यम से सिखाना, व्यवहारिक रूप से सिखाना, इन सारी चीज़ों को हम लोग सम्मिलित करेंगे। अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, ठीक है ना, बिल्कुल, ये भी चीज़ हो गई। आगे, प्रचलित शिक्षण विधियों तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करने में उनमें अपेक्षित सुधार करना। बहुत सारी ट्रेडिशनल मेथड हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल पारंपरिक किताबें हैं, है ना, उनको, है ना, उनकी जांच भी करना, क्या ये प्रासंगिक हैं, आधुनिक प्रेजेंट टाइम में क्या ये प्रासंगिक हैं या नहीं है। अगर नहीं है, कुछ कमी है तो उसमें सुधार करना। बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना। बिल्कुल, आपके क्लास के बच्चे जो हैं ना, वो कई वर्गों में आप बांट सकते हैं, है ना। कोई बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं, कुछ कम प्रतिभावान हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रतिभावान, कमज़ोर, है ना, इनकी कई प्रकार की आप कैटेगरी बना सकते हो। बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना कि बालक को सीखने में कहाँ कहाँ पर क्या होती है, कहाँ कहाँ पर कठिनाई होती है। बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना। व्यक्तिगत का मतलब ये है कि जब बच्चा सीखता है, सीखने का प्रयास करता है, तो उन्हें कठिनाई कहाँ कहाँ आती है, उससे कठिनाई कहाँ कर आती है। और सामाजिक, यहाँ पर सामाजिक आवश्यकताओं का मतलब ये है ना, कि बच्चे को उन चीज़ों सीखने में अवश्य सहायता करना जो उसके सामाजिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है भैया, तो ये सारी बातें हो गई हैं, है ना। ये बातें मैंने आपको यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया ये आपका। अब आगे की मैं एनसीएफ पर जोड़ दूंगा थोड़ा सा, है ना। एनसीएफ पर जो अध्ययन सामग्री हैं और जो शिक्षण विधियां हैं, है ना, उनको हम डिस्कस करने का आपसे प्रयास करेंगे। तो अभी 3 वीडियो ये हो गए हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आप देखिए, समझिए और फिर मिलते हैं हम आपसे कल, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।